तो ये भाइयों तो यो है अनिल ओम जी ब्लॉगर। उलो भाई ऐसा है, हम आपके लिए इतने मरते हैं, हर जगह जो घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइब भी करिए, आप बेल आइकन भी दबाइए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जैसा भी देना मेरे भाई दे देना, कमेंट दे देना। भूकंप और खासकर भूकंप की बात अगर मैं करूँ तो भूकंप से सब लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं, इस पे कमेंट जरूर करिए। और इस प्रकार के ब्लॉग जो नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उनसे हमारे जो है बराबर रहेगा। और हो सके इस बीच में हम एसपी साहब के पास जाएंगे और आपदा प्रबंधन में भी जाएंगे, वहाँ पे मॉक ड्रिल कैसे होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे करना है, ये सब जो है आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तुम्हारा काम वही लो, तुम्हारा काम बस, और कुछ मैं ज्यादा नहीं बोल दूं बस। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमवाल ओमजी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अनिल ओमजी ब्लॉगर में। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है उत्तरकाशी में भूकंप क्यों आते हैं, और जानते हैं नेथानी जी से और इसके बारे में बातचीत करते हैं। नेथानी जी, उत्तरकाशी में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? जी नमस्कार जी। अगर मैं भूकंप की बात करूं तो भूकंप को भूचाल भी कहा जाता है, हलचल भी कहा जाता है, भूंचल भी कहा जाता है। इसके जो है 3 प्रकार के तथ्य हैं, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो या फिर भौगोलिक दृष्टि से हो या फिर भूगर्भ की दृष्टि से हो। अगर मैं धार्मिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भूकंप का आना क्यों ऐसे जो लोग जो है डर जाते हैं कि भूकंप आ रहा है। पहले इसको जो है करने से पहले इसको भूंचल कहा जाता था, और लोग जो है दिल्ली के ऊपर जाकर ये कहते हैं कि जो है पाप हट जाते हैं, लेकिन ऐसे था नहीं कुछ। अगर मैं बात करूं, एक श्लोक आता है कि अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंवलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नौ नामानि नागा नाम च महात्मनाम साय काले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषता। ये जो हमारे 9 प्रकार के जो नाग होते हैं ये उनके नाम है। अनंतम वासुकी, वासुकी जो भगवान शिव शंकर के गले में रहते हैं वो वासुकी नाग होता है। अनंतम वासुकी शेषम, शेष नाग जो जिसके ऊपर जो पृथ्वी टिकी हुई है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। और तक्षक जो नाग है, जो कि एक महाभारत में उसका प्रसंग भी आता है, देव ऋषि के उसमें जो गले में डाल दिया था, तब जाकर उसको जो है वहां पे 7 दिन तक उसने उसका मृत्यु प्रमाण किया था। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर भूकंप क्यों आते हैं। धार्मिक दृष्टि से भूकंप ये होता है कि जो हमारे जो शेष नाग है, शेष नाग के ऊपर जो है पृथ्वी टिकी हुई है। 9 नाम जो है भगवान जो है शेष नागों के हैं। और उसमें क्या है कि जो 4 और 5 जो हमारा उत्तरकाशी जो एरिया आता है वो अति संवेदनशील है, जो कि जोन 4 और 5 में आता है। तो शेष नाग का जो चौथा और 5वां जो फन है उसके ऊपर जो है उत्तरकाशी टिकी हुई है, जो कि तिब्बत पाकिस्तान के बॉर्डर। जी जी, चौथा और 5वां में, क्योंकि देखा होगा आपने, अगर देखा जाए तो सभी लोग कहते हैं कि जो उत्तरकाशी है वो चौथे और 5वें जोन में है। तो चौथे 5वें के जोन मतलब ये कि जो शेषनाग का चौथा और 5वां जो फन है उसको कहते हैं। तो इसके ऊपर जो है ये पूरी बेल्ट जो है, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो पूरी बेल्ट है, चाहे वो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, तिब्बत, उत्तरकाशी, उत्तराखंड जो है ये पूरा इसी में है। तो जब भी शेषनाग भगवान जो है अपने फन को अप्स डाउन करते हैं तो ये पृथ्वी में एक वेरिएशंस आ जाती है, कंपन आ जाती है, और वो भूकंप आ जाता है। अब डिपेंड करता है कि कितनी फुसकार मारते हैं। अगर बहुत ज्यादा अगर फुसकार मारेंगे, फूंकार मारेंगे तो उतना ज्यादा जो है वो धरती हिलेगी और कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ज्यादा एक आपदा आ जाएगी। ये तो हमारी एक धार्मिक दृष्टि से हो गया। अगर मैं बात करूं तो भूगर्भीय दृष्टि से, जिसको जियोलॉजिकल कहा जाता है, तो इसमें देखा जाए तो जो भूकंप आता है और भूकंप का अचानक से जो है हलचल हो जाना ही, और जो एक ऊर्जा, एक एनर्जी निकलती है उसमें क्या कि जो भूकंप तरंगी है, जिसको जो अर्थक्वेक वेव कहा जाता है, अगर वो पृथ्वी के नीचे चली गई है, नीचे तक चली गई, तब तो ऊपर जो लेयर है वो कम हिलेगी, और अगर ऊपर आएगी तो फिर पृथ्वी बहुत ज्यादा हिलेगी। तो इसमें एक टेक्टोनिक एक वर्ड है, एक टर्मोलॉजी है जियोलॉजिकल में, जिसको भूगर्भ कहा जाता है। तो उसकी कुछ इनर कट है, आउटर कट है, या मेंटल या क्रस्ट है। तो इस 4 लेयरों से जो बनी हुई चीजें हैं, इससे क्या है कि जब चट्टानें टूटती है और चट्टानें जब टूट जाती है तो उसमें भी भूकंप का आना संभवतः है। नमस्कार, अनिल ओम जी ब्लॉगर के साथ में आपको होस्ट पृथ्वीदत्त नेतानी। और जैसे कि आप पिछले 10-15 दिनों से जो पूरी उत्तरकाशी जो सहमी हुई है, डरी हुई है, एक दहशत है, एक पैनिक है कि भूकंप का आना। क्योंकि 8 दिन में 8 झटके लगना, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो ये खतरे को निशानी दे रहे हैं। इस भूकंप के कॉन्टेक्स्ट को लेकर आज चलते हैं पीजी कॉलेज में, जहाँ पर जो है हमारे जो प्रोफेसर पंकज पंत जी, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में है, और उनका जो सब्जेक्ट है अपने आप में
भूगर्भ विज्ञान है, जिसको जियोलॉजिकल कहा जाता है। जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी में जो कंपन आना, पृथ्वी कितने लेयर की बनी हुई है, ये भूकंप का क्यों आना, या किसी कोई प्रिडिक्ट नहीं होता है यहाँ पर जो है ये अचानक से हिल जाना, तो ये सब पूरी जो एक अफवाहें भी है और जो नेचुरल है, जिससे क्या कि उत्तरकाशी के लोग जो पिछले कई सालों से जो है सफर करते आ रहे हैं। तो इसके आज हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर पंकज पंत जी, जो कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। उनसे जानना चाहते हैं, तब तक आप बने रहेंगे। और दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस प्रकार की वीडियो जो एक नेचुरल डिजास्टर से जो रिलेट करती है, उसको हम आपको दिखाएंगे। और आप भी, हम जा रहे हैं कॉलेज में, और अब हम उत्तरकाशी की जो पीजी कॉलेज है वहाँ पे जा रहे हैं, और साथ में हमारे नेथानी जी। आज ये भी एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, बात चलते हैं। चलो नेथानी जी। हाँ हाँ, अभी हम जा रहे हैं पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में, जो कि एक्सपर्ट हैं जियोलॉजिकल के, भूगर्भ विज्ञान के, और जानना चाहते हैं कि जो उत्तरकाशी में जो भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं, इससे क्या लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत भी फैल रखी है, और कहीं ना कहीं लोग जो है डरे और सहमे हुए हैं। आखिर उत्तरकाशी की धरती ऐसी क्यों डोल रही है, इस पूरे प्रकरण के बारे में जानते हैं प्रोफेसर पंकज पंत जी, जो कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, और उनके बारे में जानते हैं भूकंप के बारे में। अगर मैं 1991 से अगर मैं बात करूं, तो 1991 का 6.8 का जो अर्थक्वेक आया है, उसके बाद काशी में 2003 का ब्रह्मवत पर्वत लगातार 1 महीने तक, उसके बाद जो है 2012 और 13 की जो भयंकर बाढ़ आई है, और पिछले महीने जनवरी की अगर मैं बात करूं तो 24 जनवरी से और 31 जनवरी तक जो है 8-9 दिन के अंदर जो है 9 बार जो झटके भी आ गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है उत्तरकाशी के लोगों के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा दहशत फैली हुई है, बहुत ही ज्यादा पैनिक है, बहुत ही डरे हुई और बहुत ही सहमे हुई है। उत्तरकाशी जोन 4 और 5 में आते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। आज हम यहाँ पर पहुंचे उत्तरकाशी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के, जो हमारे प्राचार्य हैं पंकज पंत जी, जो कि जियोलॉजिकल है, मतलब भूगर्भीय विज्ञान से आप जो है आपने नेट क्वालिफाई किया है। प्रोफेसर साहब यहाँ पर बैठे, तो जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तरकाशी की जो ये धरती बार बार डोल रही है, इसके पीछे कारण क्या है। सर, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सर, क्या कारण है सर ये, क्योंकि बार बार भूकंप का आना, जो आपकी जो एक टर्मोलॉजी है जो जियोलॉजी में एक टेक्टोनिक, तो उसका क्या है सर, ये पूरा संरचना क्या है? ये उत्तरकाशी देखिए जो है बहुत चौड़ी घाटी है, और इतनी चौड़ी घाटी 2 भ्रंशों के प्रतिच्छेद की वजह से ये बनी हुई है। और भ्रंश, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा फ्रैक्चर है पृथ्वी पर, जिसके सापेक्ष जो शैल संरचना है वो खिसक जाती है। और उत्तरकाशी, दूसरी चीज़ ये है कि भटवारी से एक बहुत बड़ा भ्रंश पास होता है, जिसको हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्र भ्रंश, जो कश्मीर से लेकर आसाम तक निरंतर कंटिन्यूसली चलता है, और वो 8 से 9 किलोमीटर चौड़ा एक डक्टाइल शेयर जोन है। तो क्योंकि, और तीसरी चीज ये है कि उत्तरकाशी हरसिल हरिद्वार रिज पर स्थित है। इसमें हो रहा है कि भारत आज से लगभग 50 से 52 मिलियन वर्ष पूर्व भारत आकर के तिब्बत से टकराया था, जिसकी वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। और ये दबाव निरंतर अभी भी बना ही हुआ है, और कहीं पर ये दबाव अधिक होता है, और कहीं बिल्कुल एक त्रिशूल की तरीके से, जैसे हरसिल हरिद्वार रिज है जो धरती के अंदर एक रिज सिस्टम है, जिसके अलोंग अगर हम देखें तो बहुत अत्यधिक दबाव भारत हिमालय पर या तिब्बत की ओर को लगा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर शैलो संरचना में भ्रंश आना, उनका टूटना, उनके अंदर सेटलमेंट की बात होती है, जिसकी वजह से कंपन होता है और भूकंप आते हैं। और ये मतलब क्योंकि उत्तरकाशी जोन 5 पर स्थित है, तो बहुत हाई रिस्क जोन है, यहाँ बड़े भूकंप आए भी हैं और आने की संभावना भी रहती है। लेकिन ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी भी कि एक भूकंप कितने पैमाने पर, कितना बड़ा भूकंप कितनी तारीख को कितने समय में आएगा। हाँ, हम ब्रॉड रेंज में ये कह सकते हैं कि ये इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि ये भ्रंशों पर स्थित है
और भ्रंश में अगर कुछ कंपन पृथ्वी के अंदर होगा, कहीं पर शैल टूटेंगे तो टूटने की वजह से कंपन होगा और भूकंप आएगा, है ना। इस बीच में ये है कि पिछले अगर 15 दिन की बात देखेंगे तो 15 दिन में काफी हद तक काफी हलचल देखने को मिली है। तो इसके दोनों ही मायने हो सकते हैं कि ये एक मायने तो ये हो सकता है कि किसी एक बड़े भूकंप की तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अगर ऐसे छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं तो जो पृथ्वी के अंदर एक स्ट्रेस केंद्रित हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वो धीरे धीरे रिलीज भी हो रहा है। कि अगर ऐसे छोटे छोटे भूकंप आते रहेंगे तो स्ट्रेस रिलीज होगा तो बड़े भूकंप की जी सर, संभावना तो ये मैं कह रहा हूँ सर कि इसी पॉइंट में आना चाह रहा था क्या कि जैसे ये भूकंप आ रहे हैं तो रिलीज हो रहे हैं, तो क्या इसमें ऐसा लगता है सर कि जो बड़ा एक भयावह जो भूकंप आएगा तो इसमें रिलीज हो रहे हैं तो नहीं आ सकता क्या? नहीं, देखिए बड़े भूकंप को आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी इस पर जो कार्य चल रहा है, जो इस पे रिसर्चेस चल रही हैं, उस पे ये पहचानना जरूरी है कि ये भूकंप दो कारण से आते हैं। एक तो शैल संरचना के टूटने से आते हैं, और दूसरा जो शैल संरचना ऑलरेडी टूट चुकी है किसी बड़े पहले भूकंप से, उसके रीसेटल होने, रिबाउंड की वजह से, उसके ग्राउंड के सेटलमेंट को करने की वजह से। दो चीजें सर, एक टकराना होता है और एक टूटना होता है। हाँ। अब जैसे क्या कि जो आपकी टेक्टोनिक जो एक टर्मोलॉजी है तो उसमें जो इसकी जो लेयर है, जैसे इनर कट हो गया, आउटर कट हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, तो सर ये पूरा क्या है? क्योंकि इसमें चट्टानें टकराती है या फिर जो एनर्जी का बहुत ज्यादा हो जाना, फिर जो है पृथ्वी में कंपन क्रिया हो जाती है, तो इसमें क्या सर मतलब जो 4 लेयर जो है, इनर कट, आउटर कट, मेंटल और जो क्रस्ट है? हाँ, देखिए कई परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, फिर उसके बाद देखेंगे मेंटल है, मेंटल की भी कई लेयर हैं, और मेंटल के नीचे कोर आता है, कोर की भी 2 लेयर हैं। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो पृथ्वी के अंदर तापमान भी बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है। अब तापमान और दाब बढ़ने की दर कहाँ पर कितनी है, उस आधार पर पृथ्वी के अंदर की शैल संरचना निर्धारित होती है। अगर शैल संरचना में अगर देखें कि गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने की दर तेज हो और दाब बढ़ने की दर उतनी नहीं हो तो पदार्थ लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, और दाब बढ़ने की दर तेज हो और तापमान बढ़ने की दर उतनी तेज नहीं हो तो पदार्थ फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ऐसा ही अगर हम देखेंगे तो कोर में यही भाग है, जो हमारा इनर कोर है वो पूरी तरीके से सॉलिड है, क्योंकि वहां दबाव बहुत अधिक है। जी सर, जैसे भूकंप में क्या सर कुछ ऐसे भी काइंड्स हैं, जैसे वोल्केनिक अर्थक्वेक हो गया, आपका कोलैप्स अर्थक्वेक हो गया, तो सर ये क्या है, मतलब क्या काइंड्स होते हैं इसके? जो भूकंप के जो कई प्रकार हैं, जैसे जिसको कि हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं, ये तो प्रमुख है, सबसे ज्यादा इसी से आते हैं। फिर ज्वालामुखी भूकंप भी होते हैं ज्वालामुखी के आने से, लेकिन ज्वालामुखी वाले भूकंप हमारे क्षेत्र में हम इस मामले में सेफ हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर वैसे ज्वालामुखी फटे और भूकंप आए, उस मामले में हम सेफ हैं। लेकिन जो दबाव की वजह से जो डायरेक्टेड प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से भूकंप आने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। इसके अलावा लैंडस्लाइड होने में भी भूकंप आता है, कि जिस टाइम पे बड़े लैंडस्लाइड होते हैं तो उसमें क्षेत्र में भूकंप आता है, लेकिन वो लोकलाइज्ड होता है। तो कई प्रकार से ये चीजें होती हैं, लेकिन ये अगर हम देखेंगे तो हमारे रीजन को दो तरीके से खतरा रहता है। एक तो जो दबाव बना हुआ है उसकी वजह से भूकंप का आना, दूसरा इस दबाव के रिलीज होने पर कहीं पर अगर लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाता है उससे आना, या अत्यधिक वर्षा की वजह से लैंडस्लाइड होता है उससे भी भूकंप। तो ये 2 खतरे हमारे उत्तरकाशी में बने हुए हैं। जिस प्रकार से जब बहुत ज्यादा हैवी रेन हो जाती है उसमें भी अर्थक्वेक आता है, तो सर वो लिमिटेड एरिया में रहता है। हाँ, अगर बहुत अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो भूकंप आते हैं वो बहुत अधिक उनका फैलाव नहीं होता है। कारण इसका यह है कि उस समय उनके भूकंप आने का कि जैसे जैसे पृथ्वी पानी सोखती है तो जो पृथ्वी में क्रैक्स हैं उन क्रैक्स में पानी लुब्रिकेशन का काम करता है और वो आसानी से चट्टानें खिसक जाती है। लेकिन ये लोकलाइज्ड होता है और कुछ 10-12 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ऐसे भूकंपों का प्रभाव रहता है। लेकिन टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो आते हैं इनका प्रभाव क्षेत्र 1000-1200 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड कर सकता है, और उससे भी ज्यादा अगर बड़े भूकंप आए तो जैसे 1991 का भूकंप था, इसका तो पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में इसको और पाकिस्तान तक इसको महसूस किया गया था। तो वैसा स्थिति है। इसमें कार्य बहुत होना बाकी है, जैसे खासतौर पे जियोफिजिकल स्टडीज होनी बाकी है। जियोफिजिकल स्टडीज से हम पृथ्वी के गहराई में अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी के गुण को हम नाप सकते हैं, जिसके आधार पर पृथ्वी के अंदर की हलचल को हम पहचानने में क्वेश्चन क्या है सर कि 1991 में जो अर्थक्वेक आया था वो 6.8 का था। हाँ। तो सर जब क्या कि किसी भी अर्थक्वेक की अगर जो है मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो जाता है, जैसे बताया जा रहा है कि जो कमिंग
आएगा भविष्य में वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसकी सर टाइमिंग बढ़ती है, क्योंकि 1991 का जो टाइमिंग था सर वो लगभग 3 मिनट था, यानी 2 मिनट 53 सेकंड तक जो है पृथ्वी कांपती रही है। अब माना अगर क्या कि उसका मैग्नीट्यूड अगर बढ़ता है 7 पॉइंट समथिंग, तो इसका भी टाइमिंग बढ़ेगा सर। नहीं, पहले तो हमको इसको समझना होगा कि जो हम ये 6.1, 6.8 या 7.5 मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो 6 और 7 है, ये जो पैमाना है, ये पैमाना लघु गुणकी पैमाना है, ये लॉगरिथमिक पैमाना है, ये ज्योमेट्रिकल पैमाना है। इसमें ऊर्जा का जो संचरण होता है, जो 6 में जितनी ऊर्जा का संचरण हो रहा है, उससे कई लगभग 10 गुना 1000 गुना ज्यादा तक ऊर्जा का संचरण 7 के भूकंप में होगा। ये मात्र सीधा पैमाना नहीं है, तो बहुत बड़ा अंतर ऊर्जा के संचरण में आ जाता है। जितना बड़ा भूकंप होगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा का संचरण होगा। सरल शब्दों में समझाया सर, क्योंकि जो हमारे दर्शक होंगे क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति में, बहुत ही पैनिक में, तो ये जियोलॉजिकल थोड़ा टर्मोलॉजी उनको टफ लगी, तो इजी वर्ड में कैसे होगा? नहीं, देखिए, इससे ये मत, इस बात से ये है कि जैसे पैमाना है, पैमाना 6 में आए, 7 में आए, और इसमें ये होता है कि जैसे जैसे दबाव पड़ता है, दबाव पड़ेगा तो ऊर्जा केंद्रित होगी, और कहीं पर यह होगा कि एक स्थिति तक तो पदार्थ, एक स्थिति तक शैल उसको सहन करेंगे, और एक जब उनके बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त होती है तो वो क्रैक करते हैं, टूटते हैं, उससे कंपन होता है। और इससे घबराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां, क्योंकि भूकंप को हम रोक नहीं सकते, और भूकंप को अगर हम रोक नहीं सकते तो हमें उसके साथ रहना सीखना होगा। नेचुरल डिजास्टर, हाँ, तो हमें उसके साथ रहना सीखना होगा। अगर हम सावधानी से अपने जो निर्माण कार्य हमारे हो रहे हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भवन बन रही हैं, उसमें अगर हम कुछ सुरक्षा के पैमाने रखें, जो भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन है उसको अपनाएं, और अपने जो जीवनचर्या है उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखें। जैसे भूकंप आना है तो भूकंप के पहले की कुछ तैयारियां होती हैं, भूकंप के दौरान क्या करना है, भूकंप के बाद क्या करें, ये सारी चीजें ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी एडवाइजरी जारी भी की गई है, और उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया भी जा रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसको हम अपनाएं, और अगर हमको अपना रोल पता होना चाहिए कि हम स्कूल में हैं तो हम क्या करें, और हम ऑफिस में हैं तो हम क्या करें, और अगर कहीं मान लिया सपोज हमको कोई बिल्डिंग विकेट करनी भी पड़ती है भूकंप के आने में, तो हमारे पास ये मॉक ड्रिल पूरे जिले में कराया जाना जरूरी है कि एक विशेष प्रकार की घंटी बजे, जिसमें कि 2.5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर बगैर भगदड़ मचे हुए हम किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो बच सकते हैं। और ऐसा मतलब इससे घबराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे जापान एक ऐसा देश है जहां लगभग भूकंप रोज ही आते हैं, और वो उसके हो चुका है, और वो वहां पर भवन के निर्माण के डिजाइन और उनकी अपनी दिनचर्या, रोज की दिनचर्या है, वो उसके हिसाब से उन्होंने अपना ढाला है। तो वैसे ही हमको अपने रीजन के हिसाब से पहले तो व्यापक प्रचार प्रसार इसका जरूरी है कि कॉलेजेस में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, या इवन कोई बड़े कॉलेज है तो हम खुद भी ये चाहेंगे कि इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, इन सब में जा करके कि भूकंप यदि आता है तो उससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट एड के हम क्या कर सकते हैं। और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पैनिक होंगे तो उससे नुकसान ही होगा। यानी और भूकंप में नुकसान सीधे सीधे भूकंप से, बहुत बड़े भूकंप के आने में ही होता है। अन्यथा की स्थिति में नुकसान किसी मानवीय कारण से ही होता है, कि या तो आग लगने के कारण होगा, या फिर बिल्डिंग के भवन ध्वस्त होने के, छत ध्वस्त होने की वजह से होगा कि दीवारें सहन नहीं कर पाई, और बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल पे, डोर लेवल पे और स्लैब के लेवल पे बिल्डिंग का बधा होना भी जरूरी है। एक कच्चा मकान भी बड़े भूकंप को सहन कर सकता है अगर वो 3 जगह पर बराबर बधा हो, प्लिंथ लेवल पे, डोर लेवल पे और स्लैब के लेवल पे। अगर ये सब चीजें हैं, इन सब का अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम इस आपदा के अनुरूप अपने आप को, अपनी तैयारी पूरी रखेंगे और इसको हम सहन कर सकते हैं। सर जैसे ये क्या है सर, तो जियोलॉजिकली हो गया सर। अब क्योंकि कई लोगों का अपना मानना होता है, कई लोग क्या स्पिरिचुअलिटी पे चले जाते हैं कि जैसे पृथ्वी क्या कि शेषनाग के ऊपर है, तो जब उस फन पे जब इधर उधर पलटता है तो तब भी क्या कि पृथ्वी में कंपन आती है। तो सर एक भूगर्भीय में भौगोलिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भूकंप को सर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या मिल सकती है कि इसकी वजह से भूकंप आ रहा है? जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई शेषनाग के ऊपर पृथ्वी है, तो कहीं ना कहीं जब शेषनाग पलटते हैं तो पृथ्वी में कंपन आती है। नहीं, ये संकल्पना हमारी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हमारे जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें ये आता है कि शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। ग्रीस में ये माना जाता है कि एक बहुत बड़े मेढक के ऊपर टिका हुआ है। चीन में ये माना जाता है किसी बड़े ड्रैगन के ऊपर टिका। तो सब जगह संकल्पना जरूर है,
लेकिन जो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ हैं उनके गुण अलग अलग हैं, और गुणों में जो परिवर्तन है, अगर उनमें धीरे धीरे संचरण होता रहेगा, किसी भी जगह पर अगर ऊर्जा का संचरण होता रहेगा तो वो भूकंप या जैसी स्थितियां नहीं बनेंगी। लेकिन कहीं पर भी अगर बहुत ज्यादा केंद्रीकरण ऊर्जा का हो रहा है और तब एक झटके से संचरण होता है तो भूकंप आते हैं। तो हमारे लिए क्षेत्र में अगर छोटे छोटे भूकंप आते रहें तो फिर भी स्थितियां थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसको ये मान लेना कि अब बड़ा भूकंप नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बड़े भूकंप को आने से कोई रोक नहीं सकता। ये निर्भर करता है कि अंदर पृथ्वी के अंदर की भौगोलिक स्थिति और भूगर्भीय संरचना किस प्रकार की है, अंदर के गुण किस प्रकार के हैं, उनका अध्ययन प्रॉपर होता रहे। और दूसरा, हमारे अपने जो तैयारियां हैं उसके हिसाब से हमारा रोल डिफाइंड रहे, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, और शासन के स्तर पर ये रहना चाहिए कि जो एडवाइजरी है, जो नियमावली है, जो रेगुलेशंस है किसी बिल्डिंग भवन निर्माण के हो, उसके लिए जो एडवाइजरी जारी करें तो उसमें उसका सख्ती से पालन हो, भूकंप रोधी मकान का निर्माण हो, उसका जो नक्शा पास किया जाए बिल्कुल उसका सर्टिफिकेट लेने पर किया जाए, तो हम इसके साथ में रह सकते हैं और बहुत आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सर ये भूकंप के लिए सर लोगों को जो एक पैनिक में जी रहे हैं लोग, सर आपकी अपनी तरफ से क्या मैसेज है? नहीं, देखिए, पैनिक ना करें। पैनिक ना करना कहना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि जब पृथ्वी में कंपन होता है तो बड़े बड़ों को दहला देता है। लेकिन यह है कि गहरी सांस लें, बिल्डिंग के अंदर में जहां पर हैं तो जहां पर कहीं बीम है तो बीम के नीचे खड़े हो जाएं, स्लैब के नीचे खड़े हो जाएं, खिड़कियों से दूर रहें, कहीं अगर भवन है तो भवन से दूर किसी फ्लैट एरिया में चले जाएं, पैनिक ना करें। और सबसे बड़ी चीज, अफवाह ना फैलाएं। दूसरी चीज कि घर में प्रत्येक सदस्य को ये मालूम होना चाहिए कि जो बिजली का मेन स्विच है वो कहाँ पर है, और अगर लगता है कि जैसे जिस भी झटके ज्यादा आ रहे हैं तो रात के समय में भवन में मेन चिटकनी लगा के न सोएं, दरवाजा वैसे भेड़ के सोएं। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, अगर कंपन होगा तो दरवाजा अलग हिलेगा, बिल्डिंग अलग हिलेगी, तो उसके डिफरेंशियल मूवमेंट से चिटकनी आपकी टेढ़ी हो सकती है तो वो खुलेगी नहीं। तो ये तैयारियां रख सकते हैं, टॉर्च अपने सिराने पर रख करके सोएं, ताकि अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़े तो आपको दिखाई दे। अफवाह ना फैलाएं, और दूसरा, पहले अपने आप को सुरक्षित रखें, तब ही दूसरे की मदद के लिए जाएं। धन्यवाद। जैसे क्या कि अभी यहाँ पे प्रोफेसर पंकज पंत जी जो कि प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, उन्होंने साफ साफ कह दिया, क्योंकि जियोलॉजिकली टर्मोलॉजी के हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि पृथ्वी में कंपन होती है, लेकिन जो ये हमारा उत्तरकाशी जो है जोन 4-5 में बहुत ही सेंसिटिव है। लेकिन अपनी तरफ से जो है प्रोफेसर साहब ने मैसेज भी दे दिया कि जब भी इस प्रकार की अगर कोई स्थिति बनती है, नेचुरल डिजास्टर, खासकर अगर भूकंप की बात करें, तो अपने पास जो पूरे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। टॉर्च से अगर आपको बचना है, 2-3 मंजिल पे अगर आप रह रहे हैं तो आप बीम के नीचे, जहाँ पे टेबल है, कुर्सी, वहाँ उसके नीचे आप जा सकते हैं। और किसी प्रकार की जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1991 का जो एक मकान जो बना हुआ था वो केवल जो है पत्थरों के बने होते, उसमें बहुत ज्यादा मजबूती नहीं होती थी। लेकिन आज के डेट में जैसे सर ने कहा था कि पूरे बीम है, प्लेंथ है, उनके डोर बेल्ट पूरा कंप्लीट है। इसमें क्या होता है कि पूरा मकान पूरा बंधा होता है, इतनी जल्दी जो है भूकंप के आने से गिरेगा नहीं। फिर भी अपनी हिफाजत रखना जो है, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी अफवाह पे न जाए। जैसे एक अफवाह आई थी 31 तारीख को कि 31/2/2025 को भूकंप 12:42 पे आएगा। 31/2 कोई तारीख नहीं है, एक केवल अफवाह था, एक रूमर थी। तो रूमर पे न जाए, अफवाह पे न जाए। आप अपने आप को सेफ और साउंड रखें और हर समय जो है तैयार रखें ऐसी स्थिति को बचने के लिए।